आज के इस डा के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम को एनालाइज कैसे करेंगे। बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक होने जा रहा है वो है हाउ वी कैन एनालाइज टाइम। तो अगर मेरे को ये चेक करना है कि मेरे पास मान लीजिए एक एल्गोरिदम है और वो एल्गोरिदम बेसिकली किस बिहाफ पे रन करेगा या किस बिहाफ पे कितना टाइम उसको लगने वाला है, तो मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक एल्गोरिदम बनाया जो है अराउंड 1 2 3 एंड 4 लाइंस का। एक एल्गोरिदम हमारा है 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस का। ऐसा हो सकता है कि जो ज्यादा लाइन का कोड है वो कम टाइम कंज्यूम करे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो कम लाइन का कोड है वो कम टाइम कंज्यूम करे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करती कि कितने लाइन का एल्गोरिदम लिखा गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए या आपको यह देखना है कि किसी प्रोग्राम का रन टाइम कितना होने वाला है, उस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करने के आपको दो चीज दी गई है, दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, दो तरीके दिए गए हैं। पहला मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, कई बार टेक्निकल लोग उसको अपोस्ट्रियम भी बोलते हैं और कई बार उसको रिलेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। तीनों नाम एक्सपेरिमेंटल, अपोस्ट्रियम एंड रिलेटिव एनालिसिस, ऑल थ्री आर द सेम क्राइटेरिया। ये तीनों सेम ही तरीके हैं, बस नाम तीन अलग है। सेकंड मेथड जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं प्रायर, इंडिपेंडेंट या एब्सोल्यूट एनालिसिस। आप तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, बस आप ये समझ लीजिए कि आपके पास दो तरीके हैं। पहला है फर्स्ट मेथड एंड सेकंड आपका सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड को आप रिलेटिव बोल लें, सेकंड वाले को आप एब्सोल्यूट बोल लें, या फर्स्ट वाले को आप एक्सपेरिमेंटल बोल लें, सेकंड वाले को आप इंडिपेंडेंट बोल लें। नाम आप कोई भी बोल सकते हैं तीनों में से। तो हम देखने जा रहे हैं दो तरीके किस बेस पे बनाए गए हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मैंने खरीदा एक मोबाइल फोन, तो ये मान लेते हैं मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती है तो उसको कुछ पैरामीटर्स पे टेस्ट करती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मोबाइल फोन है, ये मेरा एक नॉर्मल मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक एंड्रॉइड फोन मान लेते हैं, और हमारे पास एक और सेल फोन है जो कि मान लेते हैं आईफोन है, इसको हम आईफोन मान लेते हैं। तो यहां पे हम लिख दिया आईफोन। कैसे चेक करूंगा कि मेरा कौन सा मोबाइल फोन कितनी डेंसिटी तक वाटरप्रूफ है? तो दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं? पहला तरीका तो यह होता है कि आपने क्या किया, आपने एक फोन लिया। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक बकेट ली, ये हमारी वाटर बकेट है। तो यहां पे हमने एक वाटर बकेट ली, उस वाटर बकेट में हमने एक पानी भर दिया। हमने एक नया फोन बनाया, एंड्रॉइड फोन, और उस एंड्रॉइड फोन को हमने पानी में डिप किया और डिप करके चेक किया कि कितने टाइम तक, कितनी डेंसिटी तक ये फोन उसमें रह पाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए हमने ये फोन डाला और ये फोन खराब हो गया, तो हमें एक और फोन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा हार्डवेयर कॉस्ट ज्यादा चला गया, हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। ये तरीका होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल तरीका मतलब सब कुछ हार्ड कॉपी में या फिजिकली बनाया जाएगा और बनाने के बाद हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगला जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेथड या पायरा मेथड। उस मेथड में क्या है, आपको एक फिजिकल फोन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, अपने फोन के डायमेंशंस उसमें डाल देंगे, कॉन्फ़िगरेशन उसमें डाल देंगे और एक वाटर डेंसिटी का लेवल उसमें स्पेसिफाई कर देंगे। बिना फोन के, बिना पानी के लेवल के, बिना टेस्टिंग के वो सॉफ्टवेयर आपको ये कैटेगराइज करके बताएगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये फोन कितना सर्वाइव हो सकता है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने कार बनाई, हमको ये चेक करना है कि ये जो कार हम बना रहे हैं इसका एरोडायनेमिक्स कैसा है, मतलब ये कितना प्रेशर हैंडल कर सकती है। तो क्या तरीका है? पहला एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या बोलता है कि पहले आप एक कार बनाओ, ठीक है, फिर उस कार को एक टनल में खड़े करो, वहां पे एयर ब्लो करो आप, तो ये देख पाएंगे हम लोग एयर जब यहां पे ब्लो होगी तो बेसिकली कितना प्रेशर हैंडल कर सकती है। इसके अलावा सेकंड तरीका क्या है, इस काम को एक सॉफ्टवेयर से भी टेस्ट किया जा सकता है बिना कार को डिजाइन किए। तो दो तरीके हमारे सामने आते हैं, पहला आता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा हमारे पास आता है अप्रायर या फिर एब्सोल्यूट तरीका। अब अगर इसको बात करें एल्गोरिदम के सेंस में, तो एल्गोरिदम के सेंस में काम कैसे होगा? पहला तरीका एक्सपेरिमेंटल। मान लीजिए हमने बोला कि हमने यहां पे कुछ लाइन ऑफ कोड बनाया, हमने एल्गोरिदम लिखा एक। अब इस एल्गोरिदम को देख के हम कैसे बता पाएंगे कि कितना एक्यूरेट एल्गोरिदम बना है और उसको कितना टाइम कंज्यूम होगा? तो हमें बोला गया कि आपने एल्गोरिदम लिख लिया, एल्गोरिदम लिखने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर दो कोड में।
ये कौन सा वे है? ये एक्सपेरिमेंटल वे है कि आपने इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया। कोड में जब कन्वर्ट किया तो आपने कोड को रन किया, रन करने पे आपको पता चला इस कोड को रन होने में 10 सेकंड लगे, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया ना कि आपने अपने एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट किया और 10 सेकंड लगे। आपका एक फ्रेंड आया, उसने सेम काम किया, उसने अपनी एल्गोरिथम लिखी, उसको कोड में कन्वर्ट किया, पर इस बार उसको टाइम लगा 12 सेकंड। तो आपको पता चला कि आपका एल्गोरिथम बेस्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल तरीका जो है वो बेसिकली आपको एक रफ अमाउंट नहीं बताता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो एडवांटेज क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल तरीके का एडवांटेज है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है, रफ अमाउंट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंटल तरीके में अपने एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट कर लिया। पर इसके ड्रॉबैक्स भी है। क्या? कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनका अपना रन टाइम होता है। हो सकता है सी ज्यादा फास्ट हो, जावा स्लो हो सकता है पाइथन उससे भी फास्ट हो, तो इनका खुद का रन टाइम भी इसमें कैलकुलेट होगा। इवन जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपके लैपटॉप जो है वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से बने होते हैं। अगर वो हीट हो गए, आपका लैपटॉप हीट हो रहा है, तो भी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। हो सकता है आपका एल्गोरिथम वहां पे भी स्लो काम करे। तो एक्सपेरिमेंटल तरीके में आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो पता चल जाता है, बट यहां पे एरर के चांसेस होते हैं। वो एरर किस वजह से आती है? द फाइनल रिजल्ट इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, एंड हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। इवन द टेम्परेचर ऑफ द रूम ऑल्सो डिपेंड करता है। सही? तो एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या था? एक्सपेरिमेंटल तरीके का मतलब है मींस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम आफ्टर इट इज कन्वर्टेड टू कोड। मतलब एक एल्गो को कोड में कन्वर्ट कर लो, उससे पता कर लो कि वो कितने टाइम में रन हो रहा है। ठीक है, बट एडवांटेज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम पता चल जाएगा, बट डिसएडवांटेज वो सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे, रूम टेम्परेचर पे, प्रोसेसिंग स्पीड पे, इन सब पे डिपेंड करता है। सही? तो ये हमारा पहला तरीका हुआ जिसको हमने कहा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। दूसरा हमारा, जिसको आप एब्सोल्यूट एनालिसिस कह सकते हो या फिर अपायर एनालिसिस कह सकते हो, ये होता क्या है? वी डू एनालाइज यूजिंग असिम्प्टोटिक नोटेशंस एंड मैथमेटिकल टूल्स ऑफ ओनली एल्गोरिथम। मतलब इस तरीके के अंदर अगर हमको एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करेंगे, या फिर एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एल्गोरिथम्स में, जिसका नाम है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। टाइम को देख के मेजर करने के लिए एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। हम इसके हेल्प से भी काम कर सकते हैं, मैं समझाऊंगा कैसे। Before converting it into program of a particular programming language, it is determination of order of magnitude of a statement. ये पर्टिकुलर चीज क्या बोलती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि हमने बोला कि पहले तरीके में हमने एल्गो को कोड में कन्वर्ट किया, कोड को फिर रन किया। डिसएडवांटेज बहुत सारे, कोडिंग आनी चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज, अच्छा लैपटॉप, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। मतलब ये महंगा पड़ता है, खर्चा इसमें काफी है। अब क्या हुआ? दूसरा तरीका था एब्सोल्यूट या अप्रायर एल्गोरिथम। ये क्या है? इस एनालिसिस में आपने 4 लाइन का एक एल्गोरिथम लिखा। आपके एल्गोरिथम के हर लाइन को ना मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि इस लाइन देख के, हमने देख के बताया, इस लाइन को चलने में 1 सेकंड लग रही है, इस वाले कोड को चलने में 2 सेकंड लग रही है, इस वाले कोड को चलने में 1 सेकंड लग रही है, और इस वाले कोड को चलने में 2 सेकंड लग रही है। तो मैंने टोटल टाइम कैलकुलेट किया, दैट इज 2 + 2 + 4, दैट 4 + 1 5 एंड 6। मैंने बोला 6 सेकंड में एल्गोरिथम रन हो जाएगा। बट एक दिक्कत है, ये आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। हो सकता है इस एल्गोरिथम को 7-8 सेकंड भी लग जाए और इस एल्गोरिथम को 4-5 सेकंड भी लग जाए। तो पहला ड्रॉबैक, असिम्प्टोटिक नोटेशन से या एब्सोल्यूट एनालिसिस से जो कैलकुलेशन होता है वो एग्जैक्ट कभी नहीं होता है, वो एक एग्रीगेट आइडिया होता है। बट एडवांटेज क्या है? इसमें फालतू का खर्चा नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कोई लैपटॉप सीपीयू खरीदने की जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब ये देख के कैसे बताया जाता है वो समझाता हूं। सो इसके लिए हम एक ग्राफ को स्टडी करने वाले, एक ग्राफ को देखने वाले। उस ग्राफ में मैं जाता हूं, तो मैंने वो ग्राफ अपने नोट्स में रख रखा है, एक बार नोट्स ओपन कर लेता हूं। परफेक्ट। तो हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं एक बार के लिए। एक ग्राफ मेरे सामने प्रेजेंटेड है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं इस तरीके से। तो हमें बोला गया कि अगर आपका ये जो ग्राफ है ना, नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी डेफिनेशन में भी क्लियर लिखा है,
In asymptotic analysis, we evaluate the performance of an algorithm in terms of input size. कि आपके प्रोग्राम में इनपुट कितना है. We calculate how does the time taken by an algorithm increases with input size. ठीक है, तो इनपुट साइज के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ होता है. ये ग्राफ बोलता है कि जो सबसे कम टाइम लगता है वो लगता है 1, एक वैल्यू है 1, उसको अगर कोई वैल्यू आपकी है log n, उसको उससे ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आप अंडर रूट कैलकुलेट किसी फॉर्मुलेशन या किसी एल्गोरिथम में आप अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको log n से ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आपका ग्राफ है n तो आपका उसको अंडरस्कोर n से ज्यादा टाइम लगने वाला है. ग्राफ अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन देता है n log n में तो उसका ज्यादा टाइम होगा. अगर आपका ग्राफ है n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 लाइक दैट, तो उसको और ज्यादा टाइम लगने वाला है. n के क्यूब को और ज्यादा टाइम लगता है, 2 की पावर n को और ज्यादा टाइम लगता है, n फैक्टोरियल को और ज्यादा टाइम लगता है, और n की पावर n को और ज्यादा टाइम लगता है. तो हम क्या करेंगे आगे के इस प्रोग्राम में या प्रोसेस में, एल्गोरिथम की प्रोसेस में, हम लोग हर एक प्रोग्राम या एल्गोरिथम को कुछ रेस्पेक्ट में या कुछ नोटेशंस में मेजर करेंगे. उन नोटेशंस को बोलते हैं ओमेगा, थीटा, बिग ओ, स्मॉल ओ. इन नोटेशंस में डालेंगे. उन नोटेशन के बिहाफ पे एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे और ग्राफ मेरे सामने है तो हमको देख के पता चल जाएगा कि किस नोटेशन को कितना टाइम लगने वाला है. परफेक्ट. तो आपको समझ में आया होगा कि दो तरीके से काम होता है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और दूसरा अप्लाइड एनालिसिस. एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस आपको एग्जैक्ट आंसर देता है, पर वहां पे आपको एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए कोडिंग नॉलेज चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, है ना, अच्छा प्रोसेसर चाहिए. बट जो आपका दूसरा है एब्सोल्यूट एनालिसिस या अप्लाइड एनालिसिस, वहां पे आप एक एल्गोरिथम को देख के उसका आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो बाय सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड असिम्प्टोटिक नोटेशन. तो अगले लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि असिम्प्टोटिक नोटेशन होते क्या हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर.